हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज ही आपका फर्स्ट लेक्चर है 11th क्लास, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। तो होप सो आपने पूरा मूड बना लिया होगा कि आपने साइंस ही लेनी है। ठीक है। तो जब आप सोच रहे हो कि आपने साइंस लेनी है तो कोशिश करो आप उसमें अच्छी सी जान और डालो, आप अच्छे से मेहनत करो। ठीक है। स्कोप बहुत ज़्यादा स्कोप्स है साइंस में, आप सोच भी नहीं सकते हो हम कितनी आगे जा सकते हैं। बट जो ज़रूरत है वो ज़रूरत किसकी होगी, वो ज़रूरत होगी आप उसमें कितना माइन्यूटली पढ़ रहे हो। है ना। एक बहुत सिंपल से कंसेप्ट है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, वही क्वेश्चंस वही टॉपिक टॉपर भी पढ़ रहा होगा। बट दोनों के पढ़ने में डिफरेंस क्या होगा कि जो स्टूडेंट होगा एक याद कर रहा होगा, तो दूसरा उनको समझ रहा होगा। है ना। तो याद करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है उन चीज़ों को समझना, उन चीज़ों को देखना कि कोई चीज़ कैसे वर्क करती है ना। साइंस में यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि 9th 10th में जो हो गया वो हो गया। अब जो 11th क्लास है उस 11th क्लास में हम टॉपिक्स को बाद में याद करें, पहले प्रायोरिटी किसको दें, समझने की। ठीक है। अगर आप किसी भी टॉपिक को समझते हो याद तो वो होगा ही होगा, साथ में आपका उसमें मन लगेगा। तो जब मन लगेगा तो आप उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, ज़्यादा देर तक आप उसको पढ़ पाओगे, और यही सक्सेसफुल होने का सिंपल सा तरीका है। ठीक है। तो 11th क्लास है, 9 10 से भी इजी होने वाली है क्योंकि इंटरेस्टिंग है। ठीक है। हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। तो कंसेप्ट्स को आपने समझना है। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, केमिस्ट्री ब्रांच हो गई। है ना। सिंपल सी जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो आप पढ़ने वाले हो, वो अपनी केमिस्ट्री हो गई, रसायन विज्ञान। है ना। इज टोटली रिलेटेड टू मटेरियल और मैटर। ठीक है। जो केमिस्ट्री है वो रिलेटेड है उन सारे मटेरियल से जिनसे ये यूनिवर्स, हमारा जो ब्यूटीफुल यूनिवर्स है, वो मिलके बना हुआ है। वो सब के सब मटेरियल्स, चाहे वो हमारे काम के हो चाहे ना हो, तो उन सब के बारे में जो डिटेल से हमें बताएगी वो कौन सी ब्रांच होती है, वो केमिस्ट्री है। ठीक है। तो सम बेसिक कंसेप्ट, मतलब कि ये जो चैप्टर है ये आपको ऐसा लगेगा कि आपने 9th 10th में भी पढ़ा हुआ है। कुछ एक टॉपिक्स होंगे वो फिजिक्स के साथ भी कॉमन ही होंगे। ठीक है। तो ये हमें सिंपल बेसिक टूल्स देगा, जिन टूल्स का हम यूज़ करेंगे, अपने लैब में यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग चैप्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है कि अगर कुछ भी स्टार्ट करना है तो हमें हमारे पास टूल्स रखने पड़ते हैं ना। बिना टूल्स के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से समझोगे, पढ़ोगे, इजी है, रियल में बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है। 9th 10th का मोल कंसेप्ट है। ठीक है। यूनिट्स होंगी जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। कंसंट्रेशन के बारे में होगा, जो जो भी हमने 9th में पढ़ाया। कुछ एक बैलेंसिंग के बारे में होगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कुछ नया नहीं होगा। मैक्सिमम जो पोर्शन है वही है जो आपने 9th 10th में पढ़े, बट थोड़ा सा। ठीक है। वहाँ 9th 10th में बिल्कुल हल्का लाइटली था, यहाँ पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा आगे आ गया है। बट है वही चीज़, क्या है, टॉपिक वही है बिल्कुल ही। बस आपने उसको थोड़ा सा ज़्यादा डीपली पढ़ना है, थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस होके पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। ठीक है। तो सम बेसिक कंसेप्ट्स है हमारे पास केमिस्ट्री में। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की केमिस्ट्री की, तो डेफिनेशन क्या समझाती है कि ए ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। एक ऐसी ब्रांच जो किसके साथ डील करती है, कंपोजिशन के साथ, विच डील्स विद कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है। मतलब एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशंस को पढ़ने वाले हैं। सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी मैटर की प्रॉपर्टीज जाननी है तो इतना आसान नहीं होगा, है ना। इतना आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले उनके स्ट्रक्चर और उनकी कंपोजिशंस को जानना पड़ेगा। ठीक है। बिना कंपोजिशन जाने हम उनकी प्रॉपर्टीज को बता ही नहीं पाएंगे कि अलग अलग कंडीशन में उसका बिहेवियर कैसे होने वाला है। तो जो सबसे पहले जो मेन फोकस होता है, कोई भी मैटर हमें नया मिलता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन देखो कि किस किस से मिलके बना हुआ है,
उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे, उन एटम्स का रेशियो क्या होगा, कौन सा बॉन्ड बना रखा है, वो सब कुछ। ठीक है। स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, उसके अंदर अलग अलग एटम्स होंगे, तो उन एटम्स की रिलेटिव अरेंजमेंट, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो कितने का एंगल बनाए हुए है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो कहाँ पर अरेंज होगा, लीनियरली अरेंज होगा, 180 का एंगल होगा, बैंड शेप में होगा, कैसी शेप में होगा, वो सारी चीजें स्ट्रक्चर। तो मतलब ये चीजें उनकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती हैं। तो जब तक हमें इनके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में नहीं पता लगेगा, हम उनकी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाएंगे। एंड द चेंजेस which occurs in a matter under different conditions, और वो सारे के सारे चेंजेस जो मैटर के अंदर होते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो उस मैटर में क्या चेंजेस आए, मैंने प्रेशर को चेंज किया, वॉल्यूम को चेंज किया, तो वो सारी चीज़ें जैसे ही मैं वो कंडीशंस चेंज करता हूँ, उस मैटर में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और वो सारे के सारे लॉज एंड ऑल द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस, और वो सारे लॉज जो हमें इन चेंजेस को बताएंगे, जैसे कि गेलू-साक्स लॉ हो गया, ठीक है, अवोगाद्रोस लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ, ये नॉर्मल जो लॉज हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 9-10 क्लासेस में। तो वो सारे के सारे लॉज, ठीक है, मतलब जो हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, जो ये ब्रांच है, किसके चारों तरफ घूमती है, ये घूमती है सराउंडिंग ऑफ मैटर। मतलब हमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किस चीज को फोकस करना होता है, मैटर को। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैटर होता क्या है, जिसमें हम बार बार बोल रहे हैं कि मैटर मैटर मैटर, हर जगह मैटर ही है ना। तो मैटर एक्चुअल में होता क्या है, हमने जैसे अगर 9th क्लास में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर यही हुआ करता था ना, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है। तो वो ज्यादा वो नहीं है, नॉर्मल सा ही है कि मैटर होता क्या है। तो मैटर के बारे में हम क्या बोलते थे, मैटर इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हमारे काम का है नहीं है मैटर नहीं करता, कोई भी चीज, बस वो दो कंडीशन को फुलफिल कर दे, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक है। जो ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कुछ ना कुछ स्पेस हो, जगह घेरती हो, एंड हैव मास, जिसका कुछ ना कुछ मास हो, 1 ग्राम 2 ग्राम या फिर मिलीग्राम नैनोग्राम, कुछ भी बस मास है। और स्पेस घेरने का मतलब क्या होगा, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होगी। अब अपने सराउंडिंग में अगर दिमाग घुमाओ तो कोई ऐसा सब्सटेंस आपके नज़र में है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ या हाइट या कोई तीनों या फिर कोई एक चीज जीरो है, पॉसिबल ऐसा कोई चीज नहीं है हमारे पास। ठीक है। ऐसा ही मास हो गया। ठीक है। मतलब कि अपने जो सराउंडिंग में है, जितने भी आपके नाम दिमाग में चल रहे हैं, चाहे वो बेड को लेकर के है, चाहे चौक को लेकर के है, नोटबुक को लेकर के, बैग को लेकर के, आप खुद हो, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ये मैटर के एग्जाम्पल हो गए। बट फिर भी कुछ एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि एनर्जी, चाहे वो किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हीट हो गई, लाइट हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, तो ये सारे के सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब नॉन मैटर्स होते हैं, हम इनको मास में मेजर नहीं करते हैं, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई भी नहीं करते हैं। तो इनको छोड़ दें तो जितने भी होंगे वो सब के सब किसके अंदर आते हैं, वो मैटर के अंदर आते हैं। ठीक है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये सब हम जानते भी हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने शायद पढ़ा था। ठीक है। 9th क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हुआ करता था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दो होते थे। फर्स्ट होता था फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड होता था हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। फिजिकल और केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता था कि हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता था ऐसी प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस। मैं किसी भी सब्सटेंस की कोई प्रॉपर्टी मेजर करना चाहता हूँ, ठीक है, और अगर उस प्रॉपर्टी का मेरे पास रिजल्ट आ जाए, उस प्रॉपर्टी का
मेरे पास रिजल्ट आ जाए विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन और रियल बिहेवियर ऑफ दैट मैटर। मैंने उस मैटर का रियल बिहेवियर चेंज नहीं किया, उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं किया, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? फिजिकल। जैसे कि अगर मुझे किसी का वेट मेजर करना हो, मास मेजर करना हो, तो सिंपल सी बात है कि मैं उसका कोई टेस्ट तो नहीं करूंगा, ब्लड टेस्ट या कुछ भी, है ना। सिंपल उसको वेइंग मशीन के ऊपर लेके जाऊंगा और वेइंग मशीन उसका वजन बता देगी। कलर चेक करना हो कि कोई काला है कि गोरा है, तो इसके लिए भी कोई शायद ही कोई केमिकल टेस्ट करना पड़े। तो इसी तरीके से जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, सिंपली हम उसके बेस पे मैटर को 3 में पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इसके अलावा दो और आते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बट डेली लाइफ से बहुत कम एग्जांपल्स उनसे जुड़े हुए हैं और अपने सिलेबस में नहीं है, कहीं पर ज़्यादा काम के भी नहीं आते हैं, तो ये ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मेरे पास जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अब मुझे बताना हो कि मार्कर की फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो सिंपल सी बात है, मैं इसको लैब में तो नहीं भेजूंगा, सिंपल सा चेक करूंगा कि इसकी वॉल्यूम है और जो शेप है वो डेफिनेट है, मतलब सॉलिड हो गया। ठीक है, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज which can be measured without changing the composition are called physical property and solid liquid gases are such the। ठीक है, वो सिंपल यही सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। हाँ, अब केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे अगर मुझे चेक करना है तो यहाँ पर हमें उनकी कंपोजिशन को चेंज करना पड़ता है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इम्प्योर, जिसको हम मिक्सचर्स भी बोल सकते हैं, एंड सेकंड इज प्योर। अब जैसे कि अगर मुझे चेक ही करना हो कि जो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है वो प्योर है कि इम्प्योर है, तो डायरेक्ट मैं देख के तो नहीं बता पाऊंगा कि वो प्योर है कि इम्प्योर है ना। कुछ ना कुछ मुझे केमिकल रिएक्शंस जरूर करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ केमिकल टेस्ट जरूर करने पड़ेंगे, उसको लैब में भी भेजना पड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर उनकी कंपोजिशन हमें चेंज करनी पड़ेंगी। सो दीज आर कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशंस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस है। अब इम्प्योर का सिंपल सा मतलब क्या होता था कि जो मिक्सचर होगा, है ना, जो 2 और मोर सब्सटेंसेस के मिक्सिंग से बनता है। ठीक है, बिल्कुल वन टाइप ऑफ पार्टिकल नहीं होंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। वो एटम्स की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं। और जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, these are homogeneous and heterogeneous। ठीक है, होमो मीन्स सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। ठीक है, अगर उसमें जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन सेम है, मिक्सचर का मतलब तो मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल तो हो ही गई, बट उन पार्टिकल्स की कंपोजिशन हर जगह बिल्कुल सेम। जैसे एयर है, अपने सराउंडिंग में एयर है, तो कहीं पर लगता है कि भाई इस रूम में इस पोर्शन में ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर CO2 की कंपोजिशन ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता ना। तो जो रूम होगा उस रूम में जो एयर्स होंगी उनकी कंपोजिशन क्या होगी? बिल्कुल इक्वल इक्वल सी होगी, तो दैट इज होमोजेनस। तो होमोजेनस होगा। हेट्रोजेनस का मतलब क्या होगा? अलग अलग कंपोजिशन। जैसे मैंने प्योर वाटर लिया, उस वाटर के अंदर सैंड मिला दी, अब मैं उसको मैंने अच्छे से मिक्स भी किया, फिर 2 मिनट के लिए रखा, तो आप क्या देखोगे कि जो वो वाटर था उस वाटर की टॉप लेयर, है ना, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, पानी है, उसमें सैंड की जो अमाउंट है वो बहुत कम होगी, बट जो नीचे है, बॉटम में है, वहां पर सैंड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई, तो कंपोजिशन क्या करेगी? वहां पर वेरी कर गई है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहला रही है? वो हेट्रोजीनस कहलाएगा। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ प्योर के ऊपर। तो प्योर जो होंगे मतलब कि जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, ये कितने टाइप के होंगे? ये दो टाइप के, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। दीज आर एलिमेंट और कंपाउंड। अब बात क्वेश्चन ये आता है कि एलिमेंट जो हैं वो प्योर क्यों होंगे? क्योंकि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? वन काइंड ऑफ एटम, नॉट वन एटम। वो उसके अंदर लाखों करोड़ों अरबों कितने भी टाइप के एटम्स होंगे, बट ध्यान में क्या रखना है कि वो सारे के सारे एटम बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है, ऐसे ही कंपाउंड्स, कंपाउंड क्या होंगे? कंपाउंड एक ऐसी प्योर फॉर्म होगी विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स भी क्या होने चाहिए? वो मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलके बना।
ठीक है। एटम और मॉलिक्यूल में एक छोटा सा डिफरेंस यही होता है जिसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एटम क्या होगा और कंपाउंड क्या होगा। तो दोनों ही सॉरी एटम और मॉलिक्यूल तो दोनों ही स्मॉलेस्ट हैं, बट डिफरेंस क्या होता है, एटम इज आल्सो स्मॉलेस्ट, मॉलिक्यूल इज आल्सो स्मॉलेस्ट। अब दिमाग में जाएगा कि स्मॉलेस्ट तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट कंडीशन एक और लगा दी हमने कि एटम्स इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो एटम वो सबसे छोटी यूनिट होगी जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। जैसे मैं कहूँ कि 18 ईयर बॉय और गर्ल इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे हैं, सब मोस्ट यंगेस्ट है, तो बात हजम नहीं होगी कि भाई से छोटे तो 15 साल के, 10 साल के, 5 साल के, 1 साल का, 6 महीने का हो सकता है। फिर मैं कंडीशन में मेंशन कर दूं जो कि वोट डाल सकते हैं, तो वोट डालने का अधिकार तो किनको होगा, जिनकी एज 18 ईयर हुई है। तो जो 18 साल के हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो वो सबसे छोटे ही हुए ना जो वोट डाल सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है, एटम आर द स्मॉलेस्ट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल भी सबसे छोटे होते ही हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एटम कैन एग्जिस्ट मे और मे नॉट इंडिपेंडेंटली। एटम इंडिपेंडेंट रह भी सकता है, जैसे नोबल गैस इंडिपेंडेंट है, बट ऑक्सीजन ओ इंडिपेंडेंट नहीं है, वो O2 की फॉर्म में रहती है ना। जबकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो नोबल गैस एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। बट मैं बात करूं ऑक्सीजन ओ नसेंट ओ, ठीक है, तो दिस इज एटम नॉट ए मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या बन गया, O2। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है, दोनों ही छोटे होते हैं, बट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है मैटर को लेकर के। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। अब हम जो अपने जो नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो शायद आपने 9th-10th में थोड़े से कम पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, तो वो सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।